हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 34वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 33 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। हम यूनिट नंबर 4 का डिस्कशन कर रहे थे। हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही है। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि सर गैसों का दाब क्या होता है, आखिरकार गैसें किस तरह से दाब लगाती हैं। और उसमें हमने पढ़ा था वायुमंडलीय दाब। हमने वायुमंडलीय दाब को बहुत डिटेल में पढ़ा था। देखो, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जितना मैंने इस क्लास में आपको वायुमंडलीय दाब पढ़ाया है उतना ना तो किसी एक किताब में सिंगल मिल सकता है और ना ही उतना किसी एक टीचर ने एक क्लास में पढ़ाया होगा। मैंने बहुत कुछ डेटा इस क्लास में आपको दिया था। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन बताता हूँ जो जिन क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन इस क्लास में किया था। तो देखो, जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति है वो ऊपर पहाड़ पर जाता है। पहाड़ पर जाने पर वो व्यक्ति 3 तरह की समस्याओं का सामना करता है। पहला समस्या हो सकती है सर या तो नाक से खून आएगा या फिर आंख से आएगा या फिर कान से खून आ सकता है। ये डिपेंड करता है उसके शरीर पर। अगर कमजोर है तो आएगा और नहीं कमजोर है तो उस दाब को झेल जाएगा वो। अगला है कि अगर कोई व्यक्ति पहाड़ पर चला ही जाता है तो सांस को छोड़ने में तो कोई समस्या नहीं आती, लेकिन सांस को खींचने में समस्या आती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? अगला सवाल कि अगर पहाड़ पर जाने के बाद अगर व्यक्ति बाद में नीचे उतर के आता है तो उसका पूरा बदन दर्द करता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? अगला, अगर हम बात करते हैं कि सर वायुमंडलीय दाब इस पूरी पृथ्वी पर सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है, तो चलो इसका मैं जवाब बता देता हूँ। ये होता है समुद्र तल पर, और समुद्र तल पर होता है 45 डिग्री अक्षांश पर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और ये देखो, समुद्र में सबसे ज्यादा, समुद्र की सतह होती है उस पर सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब होता है। यही कारण है कि समुद्री यात्री हल्का भोजन करते हैं। अगर वो भारी भोजन कर लेंगे तो दबाव बाहर से ज्यादा पड़ेगा और उनको वॉमिटिंग हो जाएगी, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। अगला, अगर हम सवाल की बात करें तो सर हमने पढ़ा था सर बैरोमीटर। बैरोमीटर 2 तरह के हमने पढ़े थे। एक बताता था मौसम की जानकारी और एक बताता था ऊंचाई की जानकारी। तो जो मौसम की जानकारी बताता था वो बैरोमीटर बताता था कि कब चक्रवात आएगा, कब तूफान आएगा, कब आंधी आएगी। और वही बताता था कि सर कब वर्षा होने का संकेत है, और वो बताता था कि कब प्रति चक्रवात आएगा। देखो, चक्रवात मैंने 2 बताए थे, एक बताया था मैंने चक्रवात और एक बताया था प्रति चक्रवात। साइक्लोन और एक है एंटी साइक्लोन, दोनों मैंने बताए थे कब ये आते हैं। और फिर हमने यही डिस्कस किया था कि सर मौसम साफ कब रह सकता है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हमने इस क्लास में आपको दिया है। और बहुत सारे सवाल हैं, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, अगर यहाँ से उठकर सर स्पेस में चला जाएगा, वो अगर स्पेस सूट नहीं पहने हैं तो उसका शरीर फट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर हम कोई गुब्बारा है, गुब्बारे को जमीन से छोड़ देंगे तो ऊपर जाएगा, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका आकार बढ़ेगा और वो भी फट जाएगा। तो सर इन सभी सवालों के पीछे क्या कारण है उसको हमने डिटेल में इस क्लास में चर्चा की है। और इसके ये तो मैंने चलो बहुत कम सवाल बताए हैं, इस क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो अगर आप इन सवालों में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, देखो हमने दाब को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हमने ठोसों का दाब पढ़ लिया, सर हमने द्रवों का दाब पढ़ लिया और गैस का दाब पढ़ लिया। तीनों दाब हम पढ़ चुके हैं। अब दाब से संबंधित 2 प्रमेय हैं, एक है बर्नौली की प्रमेय और एक है टॉरिसली की प्रमेय। लेकिन वो प्रमेय जानने से पहले भी 3 बातें जानना जरूरी है। मतलब वो 2 प्रमेय जाननी है, अगर बर्नौली की प्रमेय समझनी है और टॉरिसली की प्रमेय समझनी है तो उससे पहले 3 बातें हमें जानना आवश्यक है। पहला, सर विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है। दूसरा, सर धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है। और तीसरा, अविरतता का सिद्धांत क्या होता है। ये जब 3 बातें हम जान जाएंगे तब हम उन 2 प्रमेय को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम पूरी तरह से इन तीनों बातों को समझ लेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं सर विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है। तो हम यह लिखेंगे विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध विक्षुब्ध प्रवाह। प्रवाह, देखो विक्षुब्ध प्रवाह को इंग्लिश में टर्बुलेंट, TUR टर्बुलेंट, LENT, टर्बुलेंट फ्लो, FLOW, टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। विक्षुब्ध प्रवाह को इंग्लिश में टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अब देखो ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लिक्विड है कहीं प्रवाहित हो रहा है, वो इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। देखो कोई भी द्रव होता है तो वो सतह एक परतों के रूप में प्रवाहित होता है, और जो परतें हैं उसमें पार्टिकल्स होते हैं।
इस तरह से अगर कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है कि उसकी पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है वो कोई निश्चित दिशा है नहीं, कोई इधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, कोई सामने, कोई इधर, कोई इधर, मतलब द्रव तो प्रवाहित हो रहा है लेकिन द्रव के पार्टिकल्स की ना तो कोई निश्चित दिशा है, ना तो वो किसी नियम को फॉलो करते हैं। तो ऐसे प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद, चलो नहीं, पहले हम परिभाषा लिखेंगे फिर डायग्राम समझाते हैं। देखो यहाँ पर परिभाषा क्या है, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि उसके कण अनियमित रूप से अनियमित, देखो अनियमित मतलब कोई नियमित, उसका कोई नियम नहीं है, नियम के बिना अनियमित रूप से किसी भी दिशा में यह, जब कोई द्रव इस प्रकार से प्रवाहित होता है कि उसके कण अनियमित रूप से किसी भी दिशा में बहते हैं या गति करते हैं, तो ऐसे प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। ये हो गया। अगर हम इसको समझना चाहें सर डायग्राम की सहायता से कि सर विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, तो देखो, एक हम मान लो एक पाइप बनाते हैं, ये मान लीजिए एक पाइप है, ये इसका मुख है और ये इधर इसका मुख है। अगर हम बात करते हैं सर इसमें पानी प्रवाहित हो रहा है, पानी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन देखो, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, मतलब इसकी कोई निश्चित दिशा है ही नहीं, कोई डायरेक्शन इनकी नहीं है। तो अगर इस तरह से जल प्रवाहित हो रहा है कहीं पर कि जिसकी कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो, तो इसी को हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। मान लीजिए ये है, ये इस तरह से, देखो ये मैंने दिखाया है, आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो है इसमें द्रव तो प्रवाहित हो रहा है लेकिन द्रव के जो कण हैं उनकी ना तो कोई डायरेक्शन है और ना ही कोई फिक्स उनका कोई नियम है, अनियमित रूप से प्रवाहित हो रहे हैं। तो अगर इस तरह से कहीं पर भी द्रव प्रवाहित होता है तो उसको हम बोलते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। और जब ऐसा प्रवाह होता है तो वहां पर फिजिक्स का कोई नियम नहीं लगता, फिजिक्स का कोई भी नियम इस वाले प्रवाह में लगता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि गांव में ट्यूबवेल होते हैं, तो ट्यूबवेल जहां पर पानी गिराता है वहां पर सीमेंट का एक हम कमरा टाइप का इस तरह से बना देते हैं, उसको हम कुंडी बोलते हैं। अब देखो, जहां पर पता नहीं ये कहाँ कहाँ के लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वहां क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है, बस मैं इतना जानता हूँ ट्यूबवेल अगर लगा है, जैसे मान लीजिए ये ट्यूबवेल है, यहाँ से पानी इसमें आएगा, तो यहाँ पर एक बना देते हैं सीमेंट की, तो यहाँ पानी इसका गिरता है, फिर इधर निकलता है, फिर आगे जाके खेत में जाता है। तो जब इसमें जाके पानी गिरता है तो जब वो गिर रहा है तो उसमें कैसा फ्लो हो रहा है, देखो ये जो गिर रहा है ये तो धारा रेखी प्रवाह है, ये तो अलग प्रकार का प्रवाह, लेकिन यहाँ जो गिर रहा है उसके बाद पानी इधर इधर, देखो यहाँ पर ये गति कर रहा है इधर उधर, तो यहाँ पर जो गति होगी उसकी, उस गति को हम बोलते हैं सर विक्षुब्ध प्रवाह। तो विक्षुब्ध प्रवाह का मतलब है कि पानी के पार्टिकल गति तो कर रहे हैं, एक परतों के रूप में गति तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनका कोई निश्चित डायरेक्शन है और ना ही उनका कोई निश्चित नियम है, वो किसी भी नियम का मतलब नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब ऐसे प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। अब ऐसा प्रवाह है कहीं पर तो वहां पर फिजिक्स का कोई नियम नहीं लगता, तो हम यहाँ लिख देंगे कि विक्षुब्ध प्रवाह में विक्षुब्ध प्रवाह में विक्षुब्ध प्रवाह में भौतिक विज्ञान का कोई नियम नहीं लागू होता। तो विक्षुब्ध प्रवाह है तो भाई साहब ये ऐसा प्रवाह होता है, यहाँ पर हम कुछ पकड़ ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं जान सकते, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भौतिक विज्ञान का कोई नियम नहीं लागू होता है। अगला है हमारा सर धारा रेखीय प्रवाह, हम यहाँ हेडे लिखते हैं सर, दूसरा ये तो विक्षुब्ध प्रवाह है एक, और दूसरा है सर
धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय, धारा रेखीय प्रवाह। देखो धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है? धारा रेखीय प्रवाह क्या है? जैसे मान लीजिए अगर कोई लिक्विड प्रवाहित हो रहा है तो प्रवाहित होने का उसका एक निश्चित नियम होगा, उसकी परतों के मध्य में गति होगी, वो गति एक निश्चित डायरेक्शन में होगी और वो परतें एक दूसरे के साथ कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगी, वो कभी भी आपस में नहीं टकराएंगी। देखो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए सर ये एक पाइप है, मान लीजिए हमारे पास ये एक पाइप है और इसमें लिक्विड प्रवाहित हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? मान लीजिए देखो ये, अगर मैं इस तरह से इसमें द्रव को प्रवाहित होने दूं, आपको दिख रहा होगा कि एक इनका नियम है, एक इनका क्रम है सर, आपको इनका क्रम नजर आ रहा होगा कि सर एक फिक्स डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। चलो मैंने 3 ही दिखाए हैं। अगर हम देखें इसमें तो सर यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी लिक्विड है वो परतों के रूप में तो फ्लो करता है, लेकिन सर यहाँ देखा जाए तो सर एक परत ये है, एक परत ये है और एक परत ये है। मैंने 3 दिखाई हैं, यहाँ बहुत सारी परतें होंगी। तो ये जो परतें हैं देखो, एक परत है तो अपनी फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, अपनी फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, और ये वाली परत अपनी फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली परत अपनी फिक्स डायरेक्शन में जा रही है। देखो कोई भी परत किसी को काटती नहीं है, किसी से टकराती नहीं है और एक निश्चित डायरेक्शन में जाती है और दूसरी परतों के समांतर चलती है। इस तरह से होता है। तो अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो सर वो होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये बताया था ट्यूबवेल, ये जो ट्यूबवेल है सर इसमें से जो पानी निकल के इधर आएगा ये वो इस तरह से आएगा, वो तो इस तरह से आएगा, वो तो धारा रेखीय प्रवाह में निकल के आएगा, लेकिन सर यहाँ आकर विक्षुब्ध प्रवाह वो बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि सर अगर इस तरह से प्रवाहित होता है जल, कहीं से भी अगर इस तरह से प्रवाहित हो रहा है तो सर हम इसको बोलेंगे धारा रेखीय प्रवाह। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह क्या है, तो यही लिखते हैं यहाँ पर कि जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है कि उसकी परतों की एक निश्चित दिशा में गति होती है तथा वे परतें एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तब ऐसे प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। लो, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। ये हो गया। तो धारा रेखीय प्रवाह क्या है कि सर इस तरह से कोई द्रव प्रवाहित हो रहा होगा कि सर उसकी परतें जो होंगी एक निश्चित डायरेक्शन में जा रही होंगी। अब यहाँ पर हम देखने वाली बात है कि सर ये दिखाएं कि सर परतें हैं, 3 परतें मैंने यहाँ दिखाई हैं, तीनों एक निश्चित दिशा में जा रही हैं, कोई भी परत किसी भी परत को नहीं काटती है। अब यहाँ एक और बात है कि सर यहाँ से पानी जब एंट्री करता है तो ये पानी जाता है और यहाँ एक साथ निकलता है। अगर हम बात करें सर ये वाला जो रास्ता होगा, ये वाला रास्ता छोटा होगा और ये वाला रास्ता इसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन पानी अगर यहाँ से एंटर करता है, यहाँ निकलता है तो पूरा जो पानी है वो एक साथ निकलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर इस वाली परत का जो चाल होगी थोड़ी सी ज्यादा होगी, तब वो ये जो रास्ता है, ये वाला रास्ता इस रास्ते की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होगा। तो यहाँ का जो पानी होगा उसको थोड़ा रास्ता तय करना है और यहाँ का पानी है उसको थोड़ा बड़ा रास्ता तय करना है। तो ये वाली जो परत है उसकी चाल थोड़ी सी ज्यादा होगी और इस वाली परत की थोड़ी सी चाल कम होगी। तो हम यहाँ एक बात समझ सकते हैं कि ऊपर वाले की अगर V1 है, बीच वाले की V2 है, तो और लास्ट वाले की ये V3 है। इससे ये क्या निष्कर्ष निकला? इससे एक बात का पता चलता है कि सर धारा रेखीय प्रवाह में परतों के बीच में जो आपस में जो परतों का वेग होता है वो अलग अलग हो सकता है। परतों का जो वेग है वो अलग अलग हो सकता है। अगर हम इसी को ये जो पाइप है इसको अगर सीधा कर देंगे तो फिर परतों का वेग समान हो जाएगा। तो हम एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि सर धारा रेखीय प्रवाह में
परतों का वेग अलग अलग भी हो सकता है और एक समान भी हो सकता है। एक समान कब होगा? जब ये पाइप जस्ट सीधा होगा, तब धारा रेखीय प्रवाह में परतों का वेग एक समान होगा, और यहाँ पर इस वाली का वेग ज्यादा होगा और इस वाली का कम होगा। तो इसको हम नोट पॉइंट में लिखेंगे। कहाँ लिखें? यहाँ नोट पॉइंट में लिख देते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर धारा रेखीय प्रवाह प्रवाह में परतों का वेग अलग अलग तथा समान हो सकता है। हमें समझ में आया कि अगर धारा रेखीय प्रवाह है तो वहां पर ये जो परतें हैं इनके मध्य में जो गति हो रही है, तो इन परतों का जो वेग होगा वो सर अलग अलग हो सकता है और समान भी हो सकता है। तो इतनी बात हमें समझ में आई। अगला हम एक और नोट पॉइंट समझते हैं। कहाँ पर लिख सकते हैं भाई इस नोट पॉइंट को? यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा शायद, चलो यहीं लिखते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह है। ये अगर धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है तो यहाँ पर सर एक नोट पॉइंट तो ये है कि धारा रेखीय प्रवाह में परतों का वेग अलग अलग तथा समान हो सकता है। परतों की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर धारा रेखीय प्रवाह है तो वहां पर एक सिद्धांत जरूर काम करता है। धारा रेखीय प्रवाह में हमेशा एक सिद्धांत काम करता है, उस सिद्धांत का नाम है अविरतता का सिद्धांत। तो हम यह लिख देंगे कि धारा रेखीय प्रवाह में अविरतता का सिद्धांत लागू होता है। हमें समझ में आया कि सर देखो धारा रेखीय प्रवाह के बारे में ये तो चित्र हो गया, ये आप बनाना, ये इसकी डेफिनेशन हो गई और दो नोट पॉइंट हो गए। पहला नोट पॉइंट है कि ये वाला कि धारा रेखीय प्रवाह है तो वेलोसिटी उनकी अलग अलग भी हो सकती है और समान भी हो सकती है। दूसरा है कि सर धारा रेखीय प्रवाह है तो इस बात की सर गारंटी है कि धारा रेखीय प्रवाह में एक सिद्धांत काम करता है, उस सिद्धांत का नाम है अविरतता का सिद्धांत। इतना हम याद रख के चलेंगे, धारा रेखीय प्रवाह में अविरतता का सिद्धांत होता है। अच्छा हाँ, एक और बात है, ये अविरतता का सिद्धांत अभी हम पढ़ेंगे, एक नोट पॉइंट और बचा है कि ये जो धारा रेखीय प्रवाह है, यहाँ पर धारा रेखीय प्रवाह में द्रव का जो वेग होता है वो क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए। ये एक लाइन है जो हम धारा रेखीय प्रवाह से संबंधित याद रखेंगे, क्योंकि देखो जब कभी क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि धारा रेखीय प्रवाह के संबंध में निम्न में से कौन कथन सही है। अब मान लीजिए एक कथन लिख देगा ये वाला कि धारा रेखीय प्रवाह में परतों का वेग अलग अलग हो सकता है, एक कथन ये लिख दिया। अगला कथन लिख देगा कि धारा रेखीय प्रवाह में जो द्रव है उस द्रव का जो वेग है वो क्रांतिक वेग से कम होता है। तो इसका मतलब सर दोनों कथन उसने सही लिख दिए। अगर वो ऐसे लिख देगा कि धारा रेखीय प्रवाह में जो द्रव है उसका जो वेग है वो क्रांतिक वेग से अधिक होता है, तो ये गलत है, क्रांतिक वेग से कम होता है। तो हम इस नोट पॉइंट को भी लिखेंगे। तो एक देखो ये है नोट पॉइंट नंबर 1, ये है नोट पॉइंट नंबर 2। हम नोट पॉइंट नंबर 3 यहाँ लिख देते हैं। इधर आपको दिख जाएगा भाई, कहाँ दिखेगा? इधर दिख, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट नंबर 3, धारा रेखीय प्रवाह में द्रव का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है या होना चाहिए। तो हमें ये नोट पॉइंट याद रखने पड़ेंगे 3। तो धारा रेखीय प्रवाह हमें समझ में आया सर, धारा रेखीय प्रवाह, ये धारा रेखीय प्रवाह है, एक समान रूप से परतें प्रवाहित हो रही है सर, इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। और धारा रेखीय प्रवाह में जो द्रव का वेग है वह वेग क्रांतिक वेग से कम होना चाहिए। अब आप कहोगे सर क्रांतिक वेग क्या है, तो हम इतना गहन
पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इंटरमीडिएट में अगर आते हैं तो वहाँ पर सब कुछ बताते हैं, लेकिन हमें इस कथन को याद रखना है कि धारा रेखीय प्रवाह में अगर द्रव का वेग निकालना चाहें, वो द्रव का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है। इस कथन को हम डायरेक्ट याद रखेंगे। और अगला ये कथन है हमारा, ये भी एक ये नोट पॉइंट है कि धारा रेखीय प्रवाह है तो वहां पर एक सिद्धांत काम करता है, उस सिद्धांत का नाम है अविरतता का सिद्धांत। तो अगली पेज पर हम अविरतता का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम धारा रेखीय प्रवाह का अविरतता का सिद्धांत समझ लेते हैं। देखो, हमने अभी तक समझा कि सर विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, हम इसको समझ चुके हैं। अगला है सर धारा रेखीय प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, इसको भी हम समझ चुके हैं। और इससे संबंधित हमने 3 नोट पॉइंट बताए थे, और उसमें से एक नोट पॉइंट यही था कि धारा रेखीय प्रवाह में एक सिद्धांत लगता है, उस सिद्धांत का नाम है अविरतता का सिद्धांत। तो ये अविरतता का सिद्धांत आखिरकार क्या है, उसको अगर हम यहाँ समझेंगे। पहले हम यहाँ पर अविरतता का सिद्धांत लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो आप भी हमारे साथ इसको लिख लो पहले। देखो, धारा रेखीय प्रवाह, ये हम सिद्धांत को इन्वर्ट कॉमा में लिखते हैं। धारा रेखीय प्रवाह में किसी भी बिंदु पर द्रव का वेग तथा पाइप के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल नियत रहता है। ये तो अविरतता का सिद्धांत है। ये तो एक मान लीजिए एक किताबी सर भाषा हो गई, इसको समझते हैं। अभी पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। कि धारा रेखीय प्रवाह में किसी भी बिंदु पर द्रव का वेग तथा पाइप के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल नियत रहता है। सर ये क्या है? ये तो एक किताबी जानकारी हो गई सर, किताबी ज्ञान हो गया। इसको सर प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। ये है हमारे पास एक पाइप है, और यहाँ पर हम इसका ये मुख बना रहे हैं। इसमें कौन सा फ्लो हो रहा है? इसमें हो रहा है सर धारा रेखीय प्रवाह। तो हम इसमें धारा रेखीय प्रवाह को थोड़ा दर्शा देते हैं कि सर इसमें कौन सा प्रवाह हो रहा है? इसमें हो रहा है धारा रेखीय प्रवाह। तो हमने 3 परत दिखाई है, ज़्यादा दिखाएंगे तो चित्र खराब बन जाएगा। और यहाँ से ये एंट्री और ये बाहर निकल रहा है, ये है धारा रेखीय प्रवाह। तो अविरतता का सिद्धांत क्या कहता है? कैसी इस धारा रेखीय प्रवाह में चाहे किसी भी पॉइंट पर आप बात करो, चाहे यहाँ बात करें, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे कहीं पर भी बात कर लीजिए। मान लीजिए सर हम यहाँ पर यहाँ पर चलो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बात करते हैं। हम इसके अंदर भी ले सकते हैं सर, यहाँ पर और यहाँ पर ले सकते हैं। तो वहाँ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो हम अभी मानते हैं सर, हम यहाँ पर चेक करते हैं और यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि सर जो पानी का जो वेग होगा वो v1 है, और पानी का जो वेग यहाँ पर v1 है, और ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये जो देखो ये है अनुप्रस्थ, इस वाले पॉइंट पर इस पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हम मानते हैं सर यहाँ a1 है। और यहाँ पर जो पानी का वेग है वो v2 है, और ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ये हम मानते हैं a2 है। तो ये क्या कहता है? अविरतता का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि अगर धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है तो आप किसी भी पॉइंट पर ले लो, किसी भी पॉइंट की बात कर लो, हमेशा वहाँ का वेग, पानी का वेग और वहाँ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इनका अगर गुणा करेंगे तो ये हमेशा नियत आएगा। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं मानता हूँ कि सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यहाँ 5 आया है, तो इस बात की गारंटी है सर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 5 आएगा। अविरतता का सिद्धांत ये कहता है कि सर धारा रेखीय प्रवाह अगर कहीं हो रहा है तो तुम किसी भी पॉइंट पर बात कर लो,
चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे कहीं पर भी बात करो, वहां पर उस द्रव का वेग कितना है, वेलोसिटी कितनी है या चाल कितनी है, वो मल्टीप्लाई बाई वहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है वो, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वो हमेशा नियत आएगा, सब जगह समान मिलेगा। अगर हम उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि सर ये एक पॉइंट और है, यहाँ अगर हम बात करते हैं सर यहाँ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा, ये मानते हैं कि सर यहाँ पर जो वेग है वो v3 है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम मानते हैं a3 है। तो अगर हम बात करें सर यहाँ पर हमने माना कि सर अगर यहाँ पर a1 और v1 और a1 का मल्टीप्लाई अगर 5 आया है तो इस बात की गारंटी है यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा। तो यही तो अविरतता का सिद्धांत कहता है। अविरतता का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई धारा रेखी प्रवाह है तो उस धारा रेखी प्रवाह में आप किसी भी बिंदु की बात करो, वहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और मल्टीप्लाई बाई वेग, इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये वैल्यू बराबर बराबर आएगी, चाहे कहीं पर भी निकाल लो। तो हम बात करते हैं सर ये, अभी देखो आगे समझेंगे, ये हमेशा बराबर होता है। तो हम इससे क्या, इस वाली परिभाषा से और इस चित्र से क्या समझे, हम ये समझे कि सर यहाँ से v1 a1 ये बराबर होगा v2 a2 बराबर होगा v3 a3, और यहाँ पर ये सब क्या है, ये नियत है, नियतांक, ये नियतांक कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि सर v, ये जो वेग है इसको हमने केवल v लिखा, हम एक जनरल इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, केवल v लिखा, और a1 a2 a3 है तो इसको हमने केवल a लिखा कि भाई वेग है और ये क्षेत्रफल है, इनका गुणनफल बराबर क्या होगा, नियतांक, ये है कांस्टेंट। अब हम जानते हैं कि सर अगर कांस्टेंट का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह लग जाता है। ये अगर नियतांक हम हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ समानुपाती का चिन्ह आ जाता है। तो हम यहाँ से एक बात समझे कि सर अगर यहाँ पर चाल की बात करें v समानुपाती, अगर हम इस a को मल्टीप्लाई में उधर भेजें तो अपॉन में आ जाएगा, नियतांक हम हटा देते हैं, उसके बदले का हमने ये चिन्ह लगा दिया है, यहाँ पर आ गया a, ये आ गया a। तो यहाँ से देखो समझेंगे हम, यहाँ से एग्जाम्पल निकल के आएंगे। ये क्या है, चाल, मतलब धारा रेखी प्रवाह हो रहा है तो वहां पर ये द्रव की चाल है, उस धारा रेखी प्रवाह में जो लिक्विड है उसकी चाल है, और ये क्या है, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब हम यहाँ से समझे कि सर ये जो चाल है, इसके अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है, इस पानी की जो चाल है वो चाल किस पर निर्भर करती है, सर वो निर्भर करती है क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। देखो क्षेत्रफल और चाल में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। अगर सर क्षेत्रफल को घटाएंगे तो फिर चाल बढ़ेगी, द्रव की चाल वहां बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे सर कैसे बढ़ जाएगी, देखो आपने कभी समर चलाई है, समर चला आप चालू कर दो और पाइप आपके हाथ में है, मान लीजिए आप पानी कहीं गिरा रहे हैं या किसी टब में पानी भर रहे हैं, तो पाइप में से पानी निकल रहा है। अगर हम उस पाइप के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को थोड़ा पिचका देंगे, पिचकाने पर होगा क्या, पानी का जो फ्लो होगा तीव्र हो जाएगा, जो पानी यहीं गिर रहा था पिचकाने के बाद वो पानी कहीं दूर जाके गिरेगा। यही तो है सर, क्षेत्रफल कम किया हमने, उसको पिचका दिया। अगर हमने उस पाइप को आगे से पिचका दिया है तो हमने एरिया को कम कर दिया, एरिया को कम कर दिया। अगर एरिया कम किया है तो वहां पर पानी की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर मान लीजिए पाइप में पानी आ रहा है और हमने पाइप को पिचका दिया तो पानी दूर तक जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसी पाइप में पानी फ्लो हो रहा है और हमने उस पाइप को दबा दिया तो वो पानी की गति बढ़ जाती है, तो ये किसका सिद्धांत है, हम कहेंगे सर ये तो अविरतता का सिद्धांत है। यही तो है, ये निकल के आया। यहाँ से हम बात याद रखेंगे, सर ये क्या है, द्रव की चाल, जो ये द्रव है ना इसकी चाल ये है, और ये क्या है सर, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ से समझ में आ गया कि सर द्रव की चाल और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह में, धारा रेखीय प्रवाह में द्रव का दाब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है, हम इस फॉर्मूले से ये चीज निकाल कर लेकर आए। तो हमें समझ में आया कि सर ये जो अविरतता का सिद्धांत है वो लगता है धारा रेखीय प्रवाह में। और धारा रेखीय प्रवाह में भी क्या कहता है कि सर किसी भी पॉइंट पर आप वहां पर द्रव की चाल और वहां का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इनका गुणा करेंगे तो कांस्टेंट निकल कर आएगा। और हमने आगे जाके पता चला कि सर चाल, जो धारा रेखीय प्रवाह में जो द्रव की चाल है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षेत्रफल घटाएंगे तो चाल बढ़ेगी, दूर जाएगा। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं सर। उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। सबसे पहला उदाहरण यही है कि एक बहते हुए पाइप में एक पाइप में अगर धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, अगर उस पाइप के क्षेत्रफल को कम करते हैं, दबाते हैं, तो उसमें पानी का फ्लो तेज हो जाता है, वो वहां पर दूर जाता है। क्यों सर? अविरतता के सिद्धांत के कारण। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यदि एक पाइप में धारा रेखीय प्रवाह है तो उसे दबाने से द्रव की चाल बढ़ जाती है। पूछेंगे क्यों? अगर हमने पूछा क्यों, अगर एक पाइप है उसमें पानी प्रवाहित हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह है, तो अगर हम उसको पिचकाएंगे, उसके क्षेत्रफल को घटाएंगे तो सर वहां पर चाल बढ़ जाएगी। क्यों? तो हम कह देंगे सर अविरतता के सिद्धांत के कारण। अविरतता का सिद्धांत यहाँ फॉलो होता है। तो एक हमारे पास एग्जाम्पल ये है। अगला हम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो, अगर आपने देखा होगा कि जैसे मुख में हम पानी ले लेते हैं, पानी हमने भर लिया और हम मुख को बड़ा करके ऐसे करके पानी को फेंके तो सर यहीं पर गिर पाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि सर पानी दूर जाए तो हम क्या करते हैं, मुख को बड़ा नहीं करते, मुख को बहुत पतला करते हैं, बहुत पतला करके, और फिर उसको, मतलब अब हम तुम्हें कैसे बताएं, यहाँ पर प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे, आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिकल। मतलब पानी मुख में भर लेना, फिर उसको मुख में बहुत यहाँ थोड़ी सी जगह बताना, मतलब यहाँ पर बहुत छोटी सी जगह बनाना और उसमें से फिर पानी को बाहर फेंकना, तो पानी दूर तक जाएगा। देखा होगा। देखो कोई कोई क्या होता है कि कोई कोई यहाँ दांत के बीच में से थूक को बाहर निकालता है, तो वो प्रेशर से आता है, क्योंकि एरिया उसने घटा लिया तो प्रेशर से निकलेगा, काफी दूर तक जाता है। तो ये एक देखा होगा आपने। अगला है, चलो यहाँ पर लिखते हैं कि पानी मुख में भर कर, पानी मुख में भरकर पीक मारते समय यदि मुख का आकार छोटा होगा तो पानी दूर गिरेगा। हमें समझ में आ गया कि सर अगर हम मुख में पानी भर लेंगे और पानी भरने के बाद हम उसको पीक मारेंगे तो मुख का आकार जितना छोटा कर लेंगे सर उतना ही ज़्यादा दूर जाके गिरेगा पानी। तो इतना हमें समझ में आ गया ये वाला। सर अब हम एक और नोट पॉइंट लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखेगा आपको। चलो मान लीजिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट और है, एक नोट पॉइंट यहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सर स्प्रिंकल सिंचाई होती है। स्प्रिंकल सिंचाई में क्या होता है कि एक मोटा सा पाइप होता है, फिर ऊपर एक पतले पतले पाइप होते हैं, उन पतले पाइप के माध्यम से पानी को बाहर निकालते हैं। तो उस मोटे पाइप में पानी का जो भी वेग होता है सर उसकी अपेक्षा उस पतले पाइप में काफी तीव्र गति से पानी बाहर निकलता है और बहुत लंबे एरिया में पानी जाकर गिरता है। तो इसको बोलते हैं सर स्प्रिंकल सिंचाई। तो स्प्रिंकल सिंचाई में भी पानी के वेग को बढ़ाते हैं, तो वहां पर भी कौन सा सिद्धांत लग रहा है? अविरतता का सिद्धांत। तो हम कहेंगे स्प्रिंकल सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई किसका एग्जाम? स्प्रिंकल सिंचाई, आप पूरी बात लिख दें। चलो, स्प्रिंकल सिंचाई में पानी के वेग को बढ़ाना। अगर हम स्प्रिंकल सिंचाई में पानी के वेग को जो बढ़ाया जाता है वो वो भी क्यों होता है? वो मतलब वो किसके कारण हो सकता है? तो वो भी इस अविरतता के सिद्धांत के ही कारण होता है। तो हमें ये नोट पर नहीं, एक तरह से एग्जाम्पल है, ये
एक एग्जाम्पल है। तो हमने एग्जाम्पल समझे, एक एग्जाम्पल 1, 2 और ये हम एग्जाम्पल नंबर 3 बोल लेते हैं कि सर एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो आप देखो क्रम से ही लिखना, पहला, दूसरा और ये तीसरा एग्जाम्पल कि स्प्रिंकल सिंचाई है। सर अगला चौथा एग्जाम्पल भी हो सकता है, क्या होगा कि सर स्प्रिंकल सिंचाई के अलावा फुब्बारा होता है, पानी का फुब्बारा देखा है। पानी के फुब्बारे में क्या होता है, नीचे वाले जो पाइप होते हैं वो तो मोटे होते हैं, उसमें पानी का वेग अलग होता है, और जब फुब्बारा बनाना होता है तो ऊपर बहुत पतला पाइप होता है, उस पतले पाइप की सहायता से पानी को ऊपर निकालते हैं, तो पानी का वेग बढ़ जाता है, तो फुब्बारा बन जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 वो क्या है, फुब्बारा। फुब्बारे में पानी का वेग बढ़ाना, बढ़ाना, फुब्बारे में पानी का वेग बढ़ाना। फुब्बारे में अगर पानी का वेग बढ़ाया जाता है तो वहां पर भी सर कौन सा सिद्धांत लगता है, वहां पर भी सर अविरतता का सिद्धांत लगता है। एग्जाम्पल ये हो गए हमारे 4। एक और लिखते हैं सर लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, 5 क्या है, जैसे तुमने देखा होगा कि सर होली पर एक पिचकारी आती है, पिचकारी का जो पीछे का हिस्सा होता है वो मोटा होता है, और जहां से पानी निकलता है फिर बाहर वो बहुत पतला होता है। तो पीछे वाले जब हम पिस्टन को दबाते हैं तो जिस बेग से हम उस वो पिस्टन दबती है उसकी अपेक्षा वहां से जो सिरे से पानी निकलता है वहां पर बेग ज्यादा होता है। तो वो क्यों होता है सर, वो भी अविरतता के सिद्धांत के कारण ही होता है। तो हम कहेंगे कि होली वाली पिचकारी, होली वाली पिचकारी के मुख पर पानी का वेग अधिक होता है। क्यों? तो इस क्यों का जवाब क्या है, तभी हम बोलेंगे सर अविरतता का सिद्धांत है, अविरतता का सिद्धांत ही वहां फॉलो हो रहा है। तो देखो हमने यहाँ पर अविरतता का सिद्धांत पढ़ा। देखो आप लिखना इसको क्रम से, पहले क्या करना कि पहले अविरतता का सिद्धांत हेडिंग, फिर ये परिभाषा, फिर ये चित्र आ जाएगा, उसके बाद हम ये बात लिखेंगे कि ये नियतांक है, उसके बाद ये हमारे पास VA बराबर नियतांक, और ये उसके बाद फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये हमें बात साइड में लिख लेनी है। इस फॉर्मूले से ही हम बोले हैं कि सर धारा रेखीय प्रवाह में द्रव का दाब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात, इस फॉर्मूले के बाद हम ये बात लिखेंगे। उसके बाद फिर हमारे एग्जाम्पल है 5 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये है कि यदि एक पाइप में धारा रेखीय प्रवाह है तो उसे दबाने से जो द्रव की चाल है वो बढ़ जाती है, पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा ये है कि पानी को अगर मुख में भरकर हम पीक मारेंगे तो वो काफी दूर तक जाके गिरेगा अगर मुख का आकार छोटा कर लेंगे, और आकार बढ़ा लेंगे तो पानी पास में ही गिरेगा। तो सर ये दूसरा वाला एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल ये है कि स्प्रिंकल सिंचाई होती है, स्प्रिंकल सिंचाई में भी पानी के वेग को बढ़ाया जाता है, तो वो किसके कारण होता है सर, वो भी ये अविरतता का सिद्धांत लगता है। अगर हम बात करें सर फुब्बारा होता है, जो फुब्बारा बनता है उसमें भी सर नीचे मोटा पाइप होता है और ऊपर पतले पाइप होते हैं, उनके माध्यम से पानी निकलता है, काफी वेलोसिटी लेकर निकलता है, तो वो वेलोसिटी बढ़ती है, वो भी क्यों बढ़ती है सर, वो भी अविरतता के सिद्धांत के कारण ही होती है। और लास्ट एग्जाम्पल है सर होली वाली जो पिचकारी होती है, उस पिचकारी की पिस्टल को हम जितनी वेग से आगे बढ़ाते हैं उसकी अपेक्षा बहुत अधिक वेग से पानी आगे से निकलता है, तो ये क्यों होता है सर, वो भी अविरतता के सिद्धांत के कारण होता है। तो ये हमने समझा अविरतता के सिद्धांत और ये उसके 5 एग्जाम्पल। तो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। देखिए इस क्लास में हमने पढ़ा दिया है ये वाला, ये 3 पॉइंट, विक्षुब्ध प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह और अविरतता का सिद्धांत। अब अगली क्लास आएगी उसमें हम पढ़ाएंगे 2 प्रमेय, एक है बर्नौली की प्रमेय और एक है टॉरिसली की प्रमेय। तो ये क्लास, आज की क्लास हम इतने ही रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हम पढ़ाते हैं ये आपकी समझ में आता होगा। अगर देखो आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लिया करो, और अगर समझ में आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हाँ, अगर समझ में आती है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने दोस्तों से भी करवा सकते हो सब्सक्राइब। और अगर अभी तुम्हें लगता है कि अभी हमको आनंद नहीं आ रहा है इसमें, तो कोई बात नहीं, अभी इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके अंतर हृदय से खुद ही आवाज़ आएगी कि भाई साहब हाँ अब आनंद आ रहा है, फिजिक्स हमको समझ में आ रही है। जिस दिन ऐसा लगे उस दिन आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो कोई नहीं, अभी लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।